सच्चाई यह है कि शिक्षा नीति ने भारत के युवाओं को, या अगर मैं ये कहूं कि भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ को निराश भी किया है और उनके साथ अन्याय भी किया है, तो ये सही होगा। क्योंकि एक एनएसयूआई के साथी ने 2 लाइन में मुझे कहा कि मानवीय विकास, ज्ञान प्राप्ति, क्रिटिकल थिंकिंग का लक्ष्य दरकिनार, क्योंकि अब की बार है मोदी सरकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना होना चाहिए, वो केवल शब्दों के जाल, चमक दमक, दिखावे और आडंबर तक सीमित रही है। अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना महामारी के संकट में जब देश की सब यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थाएं बंद पड़ी हैं, तो इसके बीचों बीच आनन फानन में 6 साल तक जो मामला विचाराधीन रहा, उस शिक्षा नीति 2020 को आनन फानन में लागू करने की क्या जरूरत थी? वो भी तब जब आरएसएस और भाजपा से संबंधित संगठनों और समूहों के अलावा देश के शिक्षाविदों, देश के शैक्षणिक समुदाय ने आगे बढ़कर विरोध जताया है कि उनसे कोई परामर्श, विचार विमर्श या पारदर्शिता इसकी चर्चा में की ही नहीं गई। दूसरा, जैसा मेरे साथियों ने कहा, बड़े बड़े वादे शब्द के साथ साथ हर वादे को पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन या पैसे की आवश्यकता है, परंतु पैसा कहां है? शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लिए जोर दिया गया है, बल दिया गया है। पर सच्चाई क्या है? 2014-15 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो कुल बजट का प्रतिशत के आधार पर शिक्षा बजट पर खर्च था 4.14%। ये 2020-21 के बजट में गिरकर कम होकर 3.2% हो गया है, और इस साल 40% कोरोना के चलते पैसे के अभाव में कट और लगेगा, यानी ये लगभग कुल बजट का 2% रह जाएगा। तो जब आप शिक्षा के बजट के लिए कुल बजट का 2% पैसा भी नहीं दे रहे मोदी जी, तो जीडीपी का 6% कौन सी सदी में जाकर खर्च करेंगे? और अगर नहीं, तो ये पूरी शिक्षा नीति जो आपके सामने है, ये केवल और केवल एक कागज का पुलिंदा बनकर रह जाएगी। तीसरी बात, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह शिक्षा नीति एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा करती है। शिक्षा नीति 2020 का मुख्य केंद्र है ऑनलाइन शिक्षा। इसके आधार पर यह कहा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी शिक्षा के अंदर आने वाले बच्चों का औसत अनुपात 26% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा ऑनलाइन शिक्षा और डिस्टेंस लर्निंग के चलते। पर क्या मोदी जी और भारत सरकार को, भाजपा सरकार को यह मालूम है कि इससे देश में गरीब के बेटा और बेटी, मध्यम वर्गीय लोगों के बेटा और बेटी और अमीरों के बीच एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाएगा? जैसा कोरोना 19 में ऑनलाइन शिक्षा में हमने देखा कि वंचित वर्गों के, गरीबों के 70% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है।
मोदी जी, क्या आप जानते हैं कि इस ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने से गांव और शहर के बीच भी एक नया डिजिटल खाई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि गांव में इंटरनेट की सुविधा, स्पीड और कंप्यूटर की उपलब्धता न के बराबर है आज भी। तो ऐसे में गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित, मध्यम वर्गीय, साधारण परिवारों के बेटे और बेटियों का क्या होगा? और हमने एक आंकड़ा आपको दिया है जो भारत सरकार का है। भारत सरकार की जो एजेंसी है, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल शिक्षा विभाग का हिस्सा है, वो ये कहता है कि केवल 9.85 या 10% स्कूलों में ही, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है और 4% स्कूलों में इंटरनेट है। तो ऑनलाइन शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? नया डिजिटल डिवाइड होगा। चौथा विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जो मेरे साथियों ने इलेबोरेट नहीं किया, आज दोबारा मैं इसलिए इसे दोहराऊंगा। सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्गों, SC, ST, OBC, इनकी चर्चा ही शिक्षा नीति के अंदर नहीं की गई। देश की आधी से ज्यादा आबादी को क्या वर्णन शिक्षा नीति 2020 में है ही नहीं। शिक्षा नीति में शैक्षणिक संस्थानों में दलित, आदिवासी, OBC, इन बच्चों के लिए विशेष आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में काम करने वाले कर्मचारी हो। शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शामिल करने या कोई लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। शिक्षा नीति 2020 अधिक से अधिक प्राइवेट शिक्षा पर जोर देती है, यह सबने देखा। परंतु क्या मोदी जी और देश के शिक्षा मंत्री बताएंगे कि जब सरकारी शिक्षण संस्थान बंद हो जाएंगे और उनकी जगह निजी शिक्षण संस्थान या प्राइवेट संस्थान ले लेंगे, तो फिर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को कम हो जाने वाले शैक्षणिक अवसरों का विकल्प क्या होगा? इसकी कोई चर्चा इस शिक्षा नीति में नहीं। और एक और महत्वपूर्ण विषय है, एक तरफ शिक्षा नीति 2020 कहती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग और जिज्ञासा की भावना स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चों में पैदा करना चाहती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और भाजपा के अग्रिम संगठन शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता और विद्यार्थियों और अध्यापकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आए दिन हमला बोल रहे हैं। मोदी सरकार के संरक्षण में भाजपा और उसके छात्र संगठनों ने सुनियोजित साजिश के तहत विश्वविद्यालयों पर लगातार हमला बोला है तथा इनकी स्वायत्तता का गला घोट दिया है। शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पूरे देश में भय, दमन, उत्पीड़न और दबाव का माहौल है। मेरिट को दरकिनार कर भाजपा RSS विचारधारा के लोगों को शिक्षण संस्थानों में कुलपति, उपकुलपति और अन्य पदों पर उनकी नियुक्तियां बेहिसाब तरीके से की जा रही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, भगवंत राम मंडलोई कृषि महाविद्यालय, JMI, NIFT मुंबई, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT मद्रास, IIMs, इन सब पर हमला बोला जा रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और जिज्ञासा की भावना उत्पन्न कैसे होगी?
और बहुत संक्षिप्त में कुछ बिंदु स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसा मेरे मित्रों ने भी कहा, शिक्षा नीति गुणवत्ता युक्त बचपन देखभाल एवं शिक्षा ECCE उसकी ओर इशारा करती है और कहती है कि यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि 3 साल जो बचपन के हैं, 3 साल से 6 साल तक हम बच्चे की क्रिएटिविटी पैदा करेंगे। पर वो क्रिएटिविटी कहां पैदा होगी? इस शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक इन्होंने पल्ला झाड़कर कहा कि वो आंगनवाड़ियों में होगी। पर क्या मोदी जी और शिक्षा मंत्री जानते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर ये तो सरकारी नौकर ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं, और इनका मुख्य काम स्वास्थ्य और पोषण का है, शिक्षा का नहीं। और इनकी तनख्वाह मात्र 4500 रुपया महीना है, जो मानदेय है, और आंगनवाड़ी हेल्पर की तो 2250 रुपया महीना है। ऐसे में शिक्षा नीति ये कहती है कि इन्हें 6 महीने का डिप्लोमा कर, इन्हें अध्यापक का दर्जा दे, बच्चों को 3 साल के लिए क्रिएटिव थिंकिंग सिखाएंगे। दोस्तों, क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह विचारणीय भी है? ऐसे में जब दिसंबर 2019 के आंकड़े ये दिखाते हैं कि देश में 3,62,940 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं और 1,59,568 आंगनवाड़ियों में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं, तो ये गुणात्मक शिक्षा और उन लक्ष्यों को कैसे पा पाएंगे? दूसरा, शिक्षा नीति ने लर्निंग के संकट को समझा और मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बल दिया। पर उसका मापदंड क्या होगा, बच्चों की मैपिंग कैसे होगी, असेसमेंट कैसे होगी, निर्धारण कैसे होगा, यह सब बताना भूल गए। तीसरा, शिक्षा नीति का मूलभूत आधार है शिक्षक। 10 लाख शिक्षकों, स्कूली शिक्षकों के पद जुलाई 2018 तक ही खाली पड़े थे, जो अब और बढ़कर 12 लाख तक हो गए हैं। जब 12 लाख स्कूली शिक्षकों के पद देश में खाली हैं, तो आप शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा कैसे करेंगे? क्या ये बताएंगे देश को? चौथा, शिक्षा नीति सामूहिक स्कूल परिसरों की चर्चा करती है कि क्योंकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं है, अध्यापक नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, तो एक रीजन के कई स्कूलों को एक स्कूल परिसर बना दिया जाए। देखने में तो यह सुझाव अच्छा लगता है, पर आप मुझे बताइए, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से एक शहर, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप 15, 20, 25 किलोमीटर के अलग अलग स्कूलों को एक स्कूल परिसर कैसे मानेंगे? फिर एक अध्यापक एक स्कूल में पढ़ाएगा, दूसरे में पढ़ाएगा, तीसरे में पढ़ाएगा, 5वें में पढ़ाएगा, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित कैसे होगी? नतीजा यह होगा कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां अध्यापक की नियुक्ति है, वो भी खत्म हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन अलग से पैदा होगा। आप 15, 20, 25 किलोमीटर में जितने स्कूल हैं, उनको एक स्कूल कैसे मान सकते? ये अपने आप में अव्यावहारिक है। उच्च शिक्षा के बारे में संक्षिप्त में 2-3 बिंदु मैं कहूंगा। शिक्षा नीति में हर स्कूल, हर कॉलेज, माफ कीजिए, और हर विश्वविद्यालय, उनके लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और कहा गया कि इसके बारे कानून लाएंगे। क्या मोदी जी और शिक्षा मंत्री जानते हैं कि देश के अनेकों विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में दशकों से चली आ रही एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, जहां प्रजातांत्रिक तरीके से फैकल्टी, शिक्षाविद, विद्यार्थी, विद्यार्थियों के नुमाइंदे और पूर्व विद्यार्थियों के नुमाइंदे चुने जाते हैं।
जो मिलकर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज की सेनेट, सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठकर पाठ्यक्रम का निर्णय करते हैं, पढ़ाई के तौर तरीकों का निर्णय करते हैं, पढ़ाई की गतिविधियों के प्रसार प्रचार का निर्णय करते हैं। अब एक झटके से 70 साल से चली आ रही प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पर आपने कांटा मारकर तालाबंदी कर दी और दिल्ली से मनोनीत लोग अब हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तौर पर चलाएंगे। तो फिर क्रिएटिव थिंकिंग का क्या होगा? फिर आंतरिक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का क्या होगा? फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अध्यापक, प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, शिक्षाविद, पूर्व स्टूडेंट्स मिलकर यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को जो बढ़ाते हैं उसका क्या होगा? उन सब पर आपने एक झटके से ताला मार दिया। ये अपने आप में जो टॉप डाउन अप्रोच है, ये अपने आप में अलोकतांत्रिक है और यूनिवर्सिटी की क्रिटिकल थिंकिंग, कॉलेज की क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देगी। दूसरा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से अगर आप शैक्षणिक संस्थानों को चलाएंगे तो फिर दिल्ली अपनी विचारधारा के राजनीतिक लोगों को सब शिक्षण संस्थानों पर उनका कब्जा करवा देगी। जब कब्जा हो जाएगा तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर निर्णय करने का किस अध्यापक को हटाना है और किसको रखना है, किस विद्यार्थी को क्या बोलने की इजाजत मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी, किस प्रकार से संस्थाएं चलेंगी, वहां क्या पढ़ाया जाएगा, वहां क्या पाठ्यक्रम होगा। तो एक व्यक्ति दिल्ली में बैठकर या एक मोदी सरकार दिल्ली में बैठकर पूरी हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बोर्ड ऑफ गवर्नर से माध्यम से कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार का कब्जा होगा तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट ऑफ एकेडमिक इंडिपेंडेंस, इनका क्या होगा? इन सब पर तालाबंदी हो जाएगी। तीसरा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक बॉडी बना दी, अब यूजीसी भी खत्म, एआईसीटीई भी खत्म, सब कुछ खत्म, और उसके नीचे 4 वर्टिकल्स बना दिए हैं। ये अपने आप में सर्वाधिक केंद्रीकरण एकेडमिक्स का करने वाला संस्थान होगा। इससे उच्च शिक्षा में स्वतंत्र विचारधारा पर पूर्णतया तालाबंदी हो जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा और है, स्कूल और कॉलेज में शिक्षा नीति 2020 प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षा का बजट देने, बच्चों को शिक्षा देने, गरीब और अमीर के बच्चों को समानांतर शिक्षा देने के संवैधानिक दायित्व से पिंड छुड़वाना चाहती है। अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब प्राइवेटाइज हो जाएंगे, अब तो दोनों हैं, अगर आप सबको निजीकरण की तरफ धकेल देंगे तो गरीब का बच्चा बढ़ी हुई फीस को या फंड को कैसे दे पाएगा? मोदी जी, साधारण मध्यम वर्ग का बेटा या बेटी आज भी प्राइवेट संस्थानों में उनके लिए फीस देना नासूर बना है, वो कैसे फीस दे पाएगा? इसलिए शिक्षा कहीं ना कहीं गरीब, शोषित, वंचित और मध्यम वर्ग के दायरे से बाहर हो जाएगी। इसीलिए ये कहा है कि शिक्षा नीति 2020 मानवीय विकास, ज्ञान प्राप्ति, क्रिटिकल थिंकिंग और जिज्ञासा